Likewise, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Jagdeep. Yes, sir. Please be seated. Thank you, sir. तो आप हिंदी मीडियम में हैं, तो आपने गुड आफ्टरनून क्यों बोला? सर वो व्हाट इज द बेस्ट वे टू विश इन हिंदी? सर अभी मुझे पता नहीं था सर उसका। नहीं तो अब आप करके बताइए हिंदी में कैसे विश करेंगे? सर शुभ प्राण काल। इज इट बड़ा कम्बरसम है? समथिंग बेटर? नमस्कार। ओके, तो जगदीप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं जगदीप राजस्थान के झुंझुनू जिले में ढाकामांडी गांव से आता हूँ। मेरे पिताजी ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट कोपर के अंदर कार्यरत रहे वो। मेरी माताजी गृहिणी हैं और मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय खाजड़ा से हुई है। इसके बाद मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई IIT दिल्ली से की है और अब मैं सिविल सेवा में तैयारी कर रहा हूँ सर। आपने अपनी चॉइसेस जो दी है उसमें यू हैव सिलेक्टेड IPS एज चॉइस नंबर 1। यस सर। व्हाई यू हैव सिलेक्टेड IPS एज चॉइस नंबर 1? सर इसके पीछे में 2-3 कारण है सर। एक तो मेरा जो झुंझुनू क्षेत्र है वहाँ पे आर्मी बैकग्राउंड में काफ़ी लोग हैं, तो मेरा आर्म कल्चर थोड़ा डेवलप हो रखा है, तो वर्दी के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट है सर। और You could have opted for army. You could have gone to defense services through SSB and various other channels. सर मैंने उसके लिए भी कोशिश की थी सर, लेकिन मैं NDA में SSB में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था सर। But still not satisfactory answer. Tell me something more. Why you want to go to IPS? सर एक दूसरा कारण है सर, मेरे को ऐसे लगता है कि IPS में ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ दिया जा सकता है सोसाइटी के साथ काम करते हुए। और तीसरा सर मुझे थोड़ा फिजिक वर्क भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे तीनों फैक्टर से मैंने IPS को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया सर। आपका बीटेक जो है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, व्हाट सब्जेक्ट ही टुक फॉर एग्जामिनेशन? हिस्ट्री सर। History. But I'll ask some questions on production and industrial engineering. ओके। कोई भी चीज़ को whether we should make it or we should buy it, how do we take this decision? सर इट्स डिपेंड ऑन द ये सर इस पे निर्भर करता है कि हम लोग वो जो प्रोडक्ट है हमको उसके पीछे इकोनॉमिक्स के मतलब इकोनॉमिकली हमको वाइबल है या अवेलेबल है वो मार्केट में या ऑलरेडी, तो इस सब को फैक्टर को सपोज एक बोल्ट है, नट बोल्ट, हाँ जी सर। तो आपकी फैक्ट्री है, हाँ जी सर। अब ये डिसीजन लेना है कि इसको हम खुद बनाएं या बाहर से खरीद लें, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन? सर एक तो हमारे को ये देखना है कि जो उसके लिए जो हमारे टेक्निक है उसको बनाने के लिए वो हमारे पास है या नहीं ऑलरेडी, क्योंकि हमको परचेज यदि करेंगे तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी पेटेंट के ऊपर। दूसरी चीज़ सर हमको ये देखना है कि रॉ मटेरियल हमारे पास आसपास आसानी से अवेलेबल है या नहीं है। और तीसरा सर और मतलब सब फैक्टर इंकाउंट करते हुए हम कंपेयर करेंगे कि बाई के साथ हमारा मतलब कंपेरेबली लेस कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट है। और कोई फैक्ट्री बनाने में लेआउट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? सर कोई भी फैक्ट्री को लेआउट प्लान उसका जो प्रिपेयर किया जाता है, तो ये भी देखा जाता है कि मतलब अकोमोडेटिव स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, जो असेंबली लाइन वहाँ पे लगानी है उसके लिए इनफ ऑल रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड आसानी से हो रही है, साथ में इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस एरिया में है वो भी प्रोवाइड उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करवा पा रही है नहीं हो पा रही है। और कई बार हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस बड़ा इफेक्टिव है और कई बार बोलते हैं ये प्रोसेस बड़ा एफिशिएंट है। कैन यू टेल मी देयर इज अ डिफरेंस? सर एफिशिएंट में मिनिमम रिसोर्सेज को एप्लीकेशन करके उसको प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन इफेक्टिव में जो हम लोग डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं वो दे रहा है वो प्रोडक्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एफिशिएंटली दे रहा हो, वो ज़्यादा रिसोर्सेज कंजप्शन करके भी दे रहा हो, लेकिन इफेक्टिव इन द सेंस कि उसका प्रभाव जो आना चाहिए था वो हम लोग जो डिज़ायर्ड रिजल्ट थे वो हमको आ रहे हैं इफेक्टिव में सर। तो प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए एक टूल यूज़ करते हैं, व्हाट इज दैट टूल? PERT के बारे में सुना आपने? नहीं सर। PERT नहीं सुना? सॉरी सर। ओके। जगदीप, इतिहास आपका ऐच्छिक विषय था। यस। अभी कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा कि अगर जनता मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की अपेक्षा करती है तो उसे मौलिक कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए। क्या आप अशोक के धम्म और हमारे संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बीच कोई समानता पाते हैं? सर मैं मानता हूँ सर दोनों में, क्योंकि धर्म अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते रहने चाहिए।
और अशोक के अंदर भी अशोक ने जब जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए या धम्म की पालना की जब बात की थी, वो उसमें काफ़ी फैक्टर थे जो कि अभी भी हमको हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके अंदर दिखाई मिलते हैं सर। जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, साथ में एक दूसरे ब्रदरहुड की जो भावना है, ये सब सर अशोक में भी मिलती है सर हमको। रोमिला थापर ने एक कथन दिया था कि सम्राट अशोक का जो धम्म था दरअसल एक छद्म था। वास्तविकता ये थी कि भारत जैसे विशाल देश को वो शक्ति और राजनीति से नियंत्रित नहीं कर पाता, इसलिए उसे आध्यात्मिक संरचना की आवश्यकता थी। क्या आप इस कथन से इत्तेफाक रखते हैं? सर मुझे लगता है कि अशोक ने अपनी शक्ति के पीक पे पहुंचने के बाद धम्म का इस्तेमाल किया था। उससे पहले उनका जो एरिया डेवलप हो चुका था, उसके बाद उन्होंने धम्म का रास्ता चूज किया था। तो सर ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए धम्म की इतनी ज़्यादा प्रासंगिकता जितना रोमिला थापर जी बता रहे उतनी है, लेकिन सर दोनों फैक्टर का ही इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने दोनों चीज़ें, सेना भी बना के रखी, लेकिन साथ साथ में धम्म को भी मतलब एक दूसरी राष्ट्रीय राज्य नीति के रूप में अपनाया सर। जैन साहित्य में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसका प्रयोग आप अभी भी कर सकते हैं पर्यावरण की सुरक्षा में? सॉरी सर, अभी मैं ध्यान यानी कि जैन साहित्य की कोई प्रासंगिकता अभी के पर्यावरण की सुरक्षा में? सर जैन साहित्य में जैसे अहिंसा पे काफ़ी बल दिया गया है, तो सर जो अहिंसा का उनका जो फैक्टर है वो हम लोग आज भी जीव जंतुओं के रेस्पेक्ट में इस्तेमाल में ला सकते हैं। अचरंगा सूत्र के बारे में सुना है आपने? सॉरी सर, मैं चलिए कोई बात नहीं है। ऐसा माना जाता है और मौलाना आज़ाद ने अपनी जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें लिखी कि महात्मा गांधी ने जिन्ना को ब्रांड बना दिया जो वो नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने जिन्ना को कैसे ब्रांड बना दिया? और ये बात कुछ हद तक सत्य भी है कि मुस्लिम लीग को कभी भी बहुत ज़्यादा मत नहीं मिला, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने जिन्ना को ब्रांड कैसे बना दिया? सर मुझे लगता है कि जैसे कि जो भी आंदोलन के टाइम पे जब भी जो टोक हुई हैं, उसके बीच में जैसे 1946 के टाइम पे भी जो टोक हुई थी, उसके अंदर गांधी जी ने जिन्ना से मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में, एक तरीके से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में बात की थी। तो ऐसे उनको लगा होगा कि जिन्ना को ही उन्होंने मुस्लिमों का प्रतिनिधि चूज कर लिया है, लेकिन इसलिए उनको ऐसा लगा होगा कि उन्होंने ब्रांड बना दिया। लेकिन आपको लगता है कि गांधी जी ने राजा जी को जब जिन्ना से संवाद के लिए भेजा और फिर उसके बाद स्वयं भी गए, जिसे कहते हैं गांधी जिन्ना टॉक्स, ये उनकी गलती थी? ऐसा गांधी जी को नहीं करना चाहिए था? जैसा कि नेहरू जी ने भी कहा, मौलाना आज़ाद ने भी इस बात का विरोध किया था, लेकिन गांधी इस पर अटल रहे। क्या ये उनकी गलतियां थी? सर मुझे नहीं लगता ये उनकी गलतियां थी, क्योंकि जो राजा जी फॉर्मूला था उसके बेस पे देश के विभाजन को रोकने की प्रयास किए जा रहे थे, और उसमें पहले मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग के एक लीडर के रूप में बात करने के लिए गांधी जी ने जिन्ना के साथ टोक शुरू की थी। रामचंद्र गुहा का नाम सुना है आपने? हाँ जी सर। उन्होंने गांधी पर एक पुस्तक लिखी है। यस सर। इसमें उन्होंने गांधी की कई नैतिक कमजोरियों के बारे में भी जिक्र किया है, बता सकते हैं कौन सी? सॉरी सर, मुझे पढ़ा नहीं है सर मैंने। कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, स्यादवाद से आप क्या समझते हैं? सर स्यादवाद के अंदर एब्सोल्यूटिज्म को नकारा गया है कि कोई भी चीज़ के किसी भी एब्सोल्यूट टर्म पे पहुंचने से पहले उसके प्रो, मतलब शुरू के शायद में सर शायद वर्ड है कि जैसे उसका मतलब है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल पूर्णतः सही नहीं है, उसके दोनों पक्ष हो सकते हैं जिसमें। तो मौजूदा जो अभी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है भारत में, आपको लगता है कि स्यादवाद अत्यंत प्रासंगिक और सुसंगत है? सर मुझे लगता है कि स्यादवाद की जो धारणा है वो हर समाज के अंदर प्रासंगिकता अपनी बनाए रखती है, क्योंकि स्यादवाद हमें एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाने से रोकता है और साथ में सत्य की खोज को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रगसर करता है। तो इसलिए स्यादवाद बेसिकली हमको एक क्यूरियसिटी जनरेट करने की भी प्रेरणा देता है। तो मुझे लगता है कि सर वो प्रासंगिक है सर। झुंझुनू जिले से आप आते हैं जयदीप। हाँ जी सर। झुंझुनू की 3 सांस्कृतिक विशेषताओं को आप बताइए। सर झुंझुनू के अंदर एक मंडावा की हवेलियाँ हैं जो कि फ्रेस्को पेंटिंग में काफ़ी फेमस है सर। सर दूसरा झुंझुनू के अंदर एक
नृत्य किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है सर, वो भी काफ़ी फेमस है सर। सर इसके अलावा झुंझुनू के अंदर एक मूक रामलीला का भी प्रसंग किया जाता, प्रदर्शन किया जाता है सर। झुंझुनू जिले का ये नाम पड़ने के पीछे कोई विशेष वजह है? हाँ जी सर। सर वहाँ जो राजस्थान में जो रियासतें होती थी उनमें ठिकाने होते थे, उनमें एक राजा झुंझा सिंह के नाम पे झुंझुनू का नाम रखा गया है सर। ओके। आपकी इंटर्नशिप है पब्लिक पॉलिसी एंड रिसर्च पे। यस सर। लोक नीति क्या है, आप अगर हमें समझाना चाहें तो बहुत सामान्य भाषा में। सर लोक नीति है कि जो भी सामान्य जन को प्रभावित करने वाली नीतियाँ हैं जिनका इम्पैक्ट ब्रॉडर लेवल पे पड़ता है, वो उस संबंधित सारे पक्ष लोक नीति के अंदर आता है सर। अच्छा, अभी लोक संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल के समय को परिवर्तन करने की बात अध्यक्ष जी और सभापति के द्वारा कही गई, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, इतना अच्छा काम है नहीं आपका। सर, ये मुझे पर्टिकुलर पता नहीं है कि सर की अभी ऐसी बात चल रही है कि। अच्छा। अभी भारत के प्रधानमंत्री भी थे, तो हर बार जो विधेयकों को नए सिरे से पेश करना पड़ता है, खासकर जब लोकसभा का विघटन हो जाता है। हाँ जी सर। तो उसके पश्चात बहुत सारे विधेयकों को दोबारा प्रस्तुत करना पड़ता है। यस सर। और इसमें बहुत सा समय व्यय होता है। तो इसमें क्या सुझाव दिया जा रहा है, या आपके विचार से क्या सुझाव होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से एक जैसे संविधान में प्रक्रिया में सारा विस्तृत रूप से बताया गया है कि कौन सा विधेयक यदि लोकसभा में विघटित हो जाती है तो कौन से विधेयक निरस्त हो जाएंगे। ठीक है। तो सर ऐसी दिशा में जो विधेयक अभी चर्चा के लिए लाए गए हैं वो तो विघटन हो जाना चाहिए, क्योंकि नया मैंडेट आता है तो फ्रेश उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन सर जो विधेयक लोकसभा से पास हो चुके हैं उसके ऊपर विचार किया जा सकता है कि उन विधेयक को जब जो राज्यसभा को भेजे जा चुके हैं उनके ऊपर सर विचार किया जा सकता है कि इनको पारित मान लिया जाए सर। जो सीए है इसको लेकर विविध राज्यों की असहमतियां हैं, और कुछ ने इसे अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है। किस प्रावधान के तहत चैलेंज किया उन्होंने इसको? सर उन्होंने अनुच्छेद 131 के अंदर उसको चैलेंज किया है सर। क्या है ये अनुच्छेद देख सकते हैं सर? जिसमें ऐसा राज्यों और केंद्र के बीच में या राज्यों के बीच में जब कोई विवाद होता है उन संबंधित अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट लास्ट आर्बिट्रेटर है, तो इसमें उसके अंदर चैलेंज किया गया है सर। क्या राइट्स है ऐसा कुछ सीए पर जो राज्य की विधानसभाएं हैं, क्या वास्तव में उनका ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल है? सर जैसे सीए संसद द्वारा पारित बिल्कुल प्रक्रियाओं को पूरा करके कानून बनाया गया है, और राज्यों को आर्टिकल 256 के अंतर्गत उसको मानने के लिए राज्य विधानसभाएं बाध्य हैं सर उसके लिए। अच्छा, फिर क्यों इसको चैलेंज किया जा रहा है? सर सीए न्यायालय में जाने का फिर क्या? सर सीए को लेकर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है जिसमें लोगों को लग रहा है कि नागरिकता जाने का भय है। साथ ही सर आर्टिकल 14 की जो इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी में, उसके अंतर्गत इसको चैलेंज किया गया है कोर्ट में। लेकिन सर ये जैसे भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, तो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मतलब इसमें मान्य नहीं होना चाहिए। एनपीआर और एनआरसी में क्या अंतर है? कुछ 2-3 अंतर बताइए। सर एनपीआर की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर ऐड की गई थी, तो उसके अंदर लोगों का सिर्फ डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जा ररा है, और वो एनपीआर एनआरसी की प्री एक्सरसाइज है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट पहले एनपीआर करेगा, जिसमें किसी भी एक स्टेट स्थान पर यूजुअली 6 महीने और आगामी 6 महीनों में रहने वाले लोगों का जानकारी जुटाई जाएगी सर। लेकिन एनपीआर में जो डेटा देना है वो मैंडेटरी है, उस पर यदि नहीं देने पे कानून वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सर एनआरसी में सिटीजनशिप का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें सर वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के माध्यम से लोगों की सिटीजनशिप का पता लगाया जाएगा, जबकि एनपीआर में ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, अभी बोडो अकॉर्ड हुआ, बोडो जो कम्युनिटी उनके साथ एक समझौता हुआ, क्या खास बात थी इसमें? कैसे मान गए इतने दिनों के बाद उन्होंने समर्पण किया? सर बोडो एक्ट जो कि वहाँ की बोडो जनजाति है उसके द्वारा नेशनल डेमोक्रेटिक बोडो फ्रंट के नेतृत्व में जो हिंसात्मक कार्रवाई हो रही थी सर, तो उसमें सर सरकार के ने
सुरक्षात्मक रूप से तो कदम उठाएगी जिसमें बोडो को उनको पकड़ना है, सरेंडर कराना है। साथ ही सरकार ने उनको जो विकासात्मक उनकी जो मांगे थी उनको भी अकोमोडेट करते हुए दोनों फ्रंट पे उनको सपोर्ट किया, दोनों फ्रंट पे उनको राजी किया, जिसमें उनकी भाषा को आसाम राज्य के अंदर सब भाषा का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही उनकी जो भी बोडो काउंसिल की जो ऑटोनोमिटी है उसको ज़्यादा स्वायत्ता दी जाएगी सर। ठीक है, आप जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर जैसे यूनिवर्सिटीज़ में या और भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन में अदर लाइक IIT एंड IIM, यस सर, इसके 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट बताइए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन यूनिवर्सिटी लेवल और द IIT एंड IIM लेवल। सर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के पॉजिटिव में सर एक तो ऐसा होता है कि जब डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर स्टूडेंट स्टेक होल्डर उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो जिससे कि जो डिसीजन होगा वो ज़्यादा इंक्लूसिव होता है सर। दूसरी चीज़ ये है कि सर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होने की वजह से लोगों के अंदर भी वो अपने जो डिसीजन मेकर है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं सर। तो ये 2 पॉजिटिव हैं सर। एक नेगेटिव के रूप में सर जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कनेक्ट होने लग जाती है तो सर उस प्रक्रिया में सर वो अपने जो स्कूली वातावरण से बाहर की निर्णयों में ज़्यादा भागीदारी लेने लग जाती है, तो उसकी वजह से सर पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है वहाँ के क्षेत्र मतलब कॉलेज वगैरह में। तो एक ये है सर। और एक और बात, अच्छा इस समय जो देश में चल रहा है, आप देखिए इतनी मेजॉरिटी से जीती हुई गवर्नमेंट आई है, लेकिन इसका कोई भी निर्णय आता है तो वो कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी होने लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उस पर कई जगह हमें लग रहा है उसका फैब्रिक कमज़ोर हो रहा है। आप देखिए CAA के खिलाफ जो है कई राज्यों ने प्रस्ताव पारित कर दिए, NRC पे बात होती है, इवन एक गवर्नमेंट ने तो NIA के खिलाफ भी जो है बात की है कि वो उनकी मदद नहीं लेगा। ऐसा क्या लगता है कि क्यों आजकल ये ज़्यादा होने लगा है? क्या हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है या जो लोकतंत्र किसी तरह जो हमारी जनता ने जिताया है, जो राज्य की जनता है उसको भी हमने उस राज्य की जनता ने जिताया है, लेकिन ये क्यों ब्रेक हो रहा है और ये किस तरह, ये मजबूती है हमारे लोकतंत्र की या कमजोरी है? सर जैसे हमारे लोकतंत्र में डिसेंट की अधिकार सबको दिया गया है, तो सर लेकिन कुछ विषयों पर राज्य और केंद्र के बीच में विवाद उभर के आ रहे हैं जैसे आपने बताया, लेकिन सर कई दूसरे विषय भी हैं जिसके ऊपर जैसे आयुष्मान भारत है उसमें ज़्यादातर राज्यों ने अपनी सहमति दी है, या फिर नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें भी अधिकतर मेंबर्स ने जो प्लान बनाने उसमें अपनी सहमति देते हैं सर। तो दोनों कई विषय पर सर ये दोनों के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में पॉलिटिकल और पॉलिसी रिलेटेड, राज्य और जो केंद्र के बीच। सर मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स का एंगल ज़्यादा है कंपेयर टू पॉलिसीज। अच्छा अभी आपने हिस्ट्री पे सर से बात की और आपने इंजीनियरिंग के बाद हिस्ट्री लिया है। यस सर। आप बड़ा एक थिंकर थे, उन्होंने कहा इतिहास का तो अंत हो गया है, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये क्या है? सर मुझे उन थिंकर का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है अभी कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उन इतिहास का एंड नहीं हो मतलब एंड की कोई निश्चित सीमा नहीं हो सकती सर। इतिहास एक निरंतर चलती प्रक्रिया है जिसमें फ्रांसिस फुकुयामा का नाम सुना है आपने? सॉरी सर मैंने पता नहीं है सर। अच्छा, सभ्यताओं का संघर्ष हिस्ट्री में, इसी पेरिफेरी में पोस्ट मॉडर्निज्म में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की चर्चा आती है जो आजकल फिर चर्चा में है। ये क्या है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? सॉरी सर मुझे। अच्छा अभी इजराइल फिलिस्तीन को लेकर, हाँ जी सर, एक ओस्लो अकॉर्ड था, ओस्लो समझौता था। हाँ जी सर। और उसके बाद ट्रम्प साहब ने अभी पीस पैक्ट कुछ दिया। यस सर। लेकिन मेजर नेशंस ने उसको नकार दिया। यस सर। क्या था ट्रम्प साहब का प्रस्ताव, क्या था और कहाँ पे ऐसे पॉइंट आए जहाँ पे समझौता नहीं नकारा गया? सर ट्रम्प साहब ने जो समझौता दिया था उसमें यरूशलेम को पूर्णतः इजराइल के अंतर्गत दे दिया गया था। साथ ही जो वेस्ट बैंक की कुछ इजरायली ऑक्यूपेशन था उसको भी जो कि फिलिस्तीन की सीमा में था उसको इजराइल के अंतर्गत ही दे दिया गया था। सर लोगों दूसरे देशों के इसमें नकारने का कारण था कि एक तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट था कि सर फिलिस्तीन खुद वार्ता में ही शामिल नहीं किया गया जबकि उसके भविष्य का फैसला किया जा रहा था। और सर जैसे ज़्यादा UN के जो मैंडेट था उसमें 2 नेशन थ्योरी की बात की गई थी, तो जबकि ट्रम्प साहब का जो ये पूर्ण ज़्यादातर इजराइल के पक्ष में झुका हुआ था, तो इसलिए सर कई कंट्रीज़ ने इसको नकारा है सर। एंड व्हाट इज स्टैंड ऑफ इंडिया? भारत पहले देखो हमेशा कहा जाता था कि इजराइल फिलिस्तीन को साथ लेके चलता है, लेकिन बाद में इस गवर्नमेंट में आके एक नई डिप्लोमेसी का जिक्र हुआ, डी-हाइफेनेशन डिप्लोमेसी। आप जानते हैं व्हाट इज डी-हाइफेनेशन डिप्लोमेसी? यस सर। तो ये क्या ठीक लगता है? हमारी एक तरफ जो हमारा पूरा
परंपरागत जो मत था, विदेश नीति थी, उससे हम डिफर हो रहे हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कि हम लोग हमारी परंपरागत नीति से डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि भारत अभी भी 2 नेशन थ्योरी को मानता है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन। सर डिहाइफेनेशन की नीति हमारे अभी हितों के लिए बेहतर है, क्योंकि हमको इजराइल के हित और फिलिस्तीन के साथ हमारे जो संपर्क हैं उसमें हम एक दूसरे को, जो उनके विवाद हैं उनको आड़े नहीं आने देते, तो इससे हम दोनों देशों के साथ सर अच्छे सहयोग बना पा रहे हैं। तो सर ये नीति काफ़ी सही है सर। अच्छा, अभी ये सरकार जो है लगातार पिछले 3 बार से देखिए, जब सर्वे आता है तो उसका कुछ कलर रखती है, कभी पिंक कलर, कभी हाँ जी। ब्लू कलर। हाँ जी इस सर। बार का कलर क्या है? सर लेवेंडर। लेवेंडर क्यों है? क्या बताया गया? उसके पीछे उनकी फिलॉसफी रहती है, हाँ जी। हर कलर के पीछे फिलॉसफी रहती है। व्हाई दे चूज लेवेंडर दिस टाइम? सर लेवेंडर जो अभी नए 100 के जो नोट हैं वो लेवेंडर कलर के आते हैं सर। फिलॉसफी क्या है ये तो आप सर जिसमें सर वो ओल्ड और जो न्यू है उसका मिक्सअप को दिखाया जा रहा है कि सर दोनों के हम लोग नया और पुराना दोनों को समग्रता से लेके चल रहे हैं सर। अच्छा, अभी जो इकोनॉमी है हाँ जी सर। वो कई लोग कह रहे हैं कि रिसेशन है, कई लोग कह रहे हैं स्लो डाउन है। आपको क्या लगता है कि ये रिसेशन है या स्लो डाउन है? सर ये स्लो डाउन है सर। स्लो डाउन है। हाँ जी सर। क्या कारक ऐसे लगते हैं जिसके कारण हमारी जो ग्रोथ है या जो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो इतनी शानदार नहीं रही और गिरने लगी? सर मुझे इसमें जो विदेशी हैं कारण है और विदेशी संपर्क प्रभाव, दोनों का प्रभाव नज़र आता है। विदेशी में सर जैसे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है 2 देशों के बीच में, संरक्षणवाद, जैसे ट्रेड वॉर चल रहा है, साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमी है वो भी काफ़ी स्लो चल रही है सर, जिससे कि भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है सर। देशी स्तर पे हम देखते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेट है वो काफ़ी कम 28% के आसपास आ गई है सर। तो अभी सर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है विशेषता, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, ये काफ़ी स्लो डाउन के दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से। अच्छा, इसी पे रोकना चाहूँगा। इस सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था मेक इन इंडिया। हाँ जी सर। जिसको बहुत ज़्यादा हमने प्रसारित किया, बहुत कोशिश की। ये सर। इस बजट में आ गया असेंबल इन इंडिया। ये सर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर मेक इन इंडिया में जो उसके कंपोनेंट थे वो भी इंडिया में मतलब बनने थे, लेकिन असेंबल इन इंडिया के अंदर हम लोग कंपोनेंट बाहर से ला के भी असेंबली इंडिया के अंदर कर सकते हैं। तो सर ये सरकार ने इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा लिबरलाइज किया गया है, क्योंकि काफ़ी कुछ रिसोर्सेज थे जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जो उनकी टेक्निक थी या जो बनाने की कॉस्ट थी वो कंपेयर यदि उनको इम्पोर्ट करके असेंबल किया जाता उससे कम थी सर, इसलिए उन्होंने असेंबल इंडिया। क्वेश्चन इज 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी को जो ध्वजारोहण करते हैं, उनकी प्रक्रिया में क्या अंतर होता है? सॉरी सर मुझे पता नहीं है। ओके, तो जगदीप, हाँ जी सर। आपके लिए एक सिचुएशन है दैट यू आर पोस्टेड एज एसएसपी इन a district and there is you have intelligence report that there is a riot like situation. तो आज रात में कोई राइट्स हो सकते हैं, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, and you find that you discuss the matter with DM and there is no agreement on the proposed line of action. DM is suggesting A, you are wanting to follow B process. Yes, sir. और so इस situation में how will you deal with this situation? सर जैसे मेरे इंटेलिजेंस इनपुट कह रहे हैं कि राइट लाइक सिचुएशन है, तो मैं जो इंटेलिजेंस की खबर है उसके अनुसार जो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे राइट्स हो सकते हैं वहाँ पे इंश्योर करूँगा कि डिप्लॉयमेंट हो फोर्सेस का। साथ ही सर मैं डीएम सर को जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके उनको But कन्वे DM कर। says that no interference in that place. सर मैं उनको जो इंटेलिजेंस इनपुट है उनके बारे में पूरी जानकारी He बताऊंगा। has access to all the information. After all, he is the in charge of the district. तो सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरी एसएसपी के रूप में मुख्य जिम्मेदारी है, तो सर मैं चाहूँगा कि मैं एक्स्ट्रा कोशियस रहूँ, जिसमें यदि राइट्स यदि सिचुएशन पे यदि मेरे को डीएम सर ने निर्देश हैं कि वहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं भी हो सकता है। Don't beat around the bush. आप क्या करेंगे? Will you take action despite whatever DM says? क्वेश्चन इज कि आप क्या डीएम के साथ जाएंगे या आप सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं एज Yes, sir. एसएसपी, Yes, sir. तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे या क्या करेंगे? सर इस विषय में मैं अपनी यदि डीएम सर ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट में थोड़ी मतलब सही नहीं है तो मैं डबल ही इंश्योर करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि यदि इंटेलिजेंस काफ़ी श्योर है तो सर मैं डिप्लॉयमेंट को बिल्कुल रेडी रखूँगा सर उसके लिए, और डीएम सर को भी सर कन्वे करने की You will कोशिश। choose to ignore your controlling officer. Sir, I will try to persuade him that our intelligence has a very good. No, he is
is also, ये कोई emotional decision तो नहीं है. He has his own reasons for taking his decision. Sir, we can cross check it with from some other sources to confirm that the riot-like situation is about to occur. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.